व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्लास 11th में। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धनराशि के अपनी क्रियाओं को नहीं कर सकता है। व्यवसाय की व्यवस्था के समय किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि चाहिए, भवन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर पाया जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और आज मैं वन शॉट वीडियो में क्लास 11th के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आई हूं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक वित्त के विभिन्न प्रकार के स्रोत, यानी व्यावसायिक वित्त, ठीक है, के स्रोत का अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर क्या है भाई? व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्लास 11th में, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, व्यावसायिक वित्त उसका अर्थ क्या होता है और स्रोत कौन कौन से होते हैं, व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है और व्यावसायिक वित्त की प्रकृति या महत्व क्या है और वित्तीय आवश्यकताएं क्या होती हैं बिजनेस फर्म्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जानना होगा कि व्यावसायिक वित्त होता क्या है या बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो देखो भाई, व्यवसाय को शुरू करने के लिए, व्यवसाय को चलाए रखने के लिए, व्यवसाय को जीवित रखने के लिए व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त वह वित्त होता है जो कि व्यवसाय को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, सुचारू रूप से उसकी क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक तत्व है। जिस प्रकार से हमारे लिए यानी मानव जीवन के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए, चाहे वो छोटे आकार के व्यवसाय हों या बड़े आकार के व्यवसाय हों, किसी भी प्रकृति के व्यवसाय हों, उन्हें अपनी क्रियाओं को करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वित्त जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है व्यवसाय के लिए। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें और अर्थ की बात करें तो व्यवसाय की स्थापना एवं इसके प्रचालन के लिए आवश्यक वित्त को व्यावसायिक वित्त कहते हैं, ठीक है। प्रचालन यानी चलाए रखने के लिए और स्थापना के लिए जिस वित्त या जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्यावसायिक वित्त कहते हैं। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धनराशि के अपनी क्रियाओं को नहीं कर सकता है। तो धन की आवश्यकता क्या हो सकती है? देखो बच्चों, धन या वित्त की आवश्यकता दो प्रकार से होती है। एक तो होता है स्थायी पूंजी के लिए, स्थायी पूंजी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जिसके लिए वित्त की जरूरत महसूस की जाती है। और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये जो स्थायी पूंजी आवश्यकताएं होती हैं वो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए, स्थायी संपत्ति क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कार्यशील पूंजी आवश्यकता क्या होती है? रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं यानी दैनिक आधार के व्यय जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इन दोनों के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? व्यावसायिक वित्त की जरूरत पड़ती है, बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब चाहे बैंकों से ऋण के माध्यम से कोई कंपनी या कोई व्यावसायिक फर्म इस प्रकार की पूंजी का प्रबंधन करे, या फिर कह सकते हैं कि अंश निर्गमित करके या डिबेंचर ऋण पत्र निर्गमित करके इन पूंजियों का प्रबंधन करे, या फिर विभिन्न प्रकार के और अन्य स्रोतों से वित्त का प्रबंधन करे। लेकिन कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं और स्थायी पूंजी आवश्यकताएं जो हैं वो व्यवसाय के साथ जुड़ी होती हैं। स्थायी पूंजी आवश्यकताओं में अगर हम बात करें तो फिर जैसे मशीनरी क्रय करना हो गया, ठीक है, प्लांट या कोई परियोजना में नया शुरू करना है उसके लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः बहुत सारी स्थायी निवेश करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है।
कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में जैसे कह सकते हैं कच्चा माल का भुगतान करने के लिए, मजदूरी का भुगतान करने के लिए, किराया का भुगतान करने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए जो रोजमर्रा के रूटीन जो कार्य होते हैं उत्पादन संबंधित और विक्रय संबंधित, उन क्रियाओं को करने के लिए, भुगतान के लिए भी वित्त की आवश्यकताएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि संपत्तियों का क्रय करने के लिए जिसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है और दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए जो कि कार्यशील पूंजी कह सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त की जरूरत महसूस की जाती है। एवं व्यवसाय के विकास एवं विस्तार करने की जो योजनाएं होती हैं कि नया ब्रांच खोलना है या फिर नया उत्पाद जो है उसको लॉन्च करना है, तो इन सब के लिए पैसों की जरूरत महसूस की जाती है, तो वित्त की आवश्यकता होती है। तो FW पेस के अनुसार वित्त से आशय उस मुद्रा को उस समय उपलब्ध कराने से है जबकि उसकी आवश्यकता हो, यानी जब जरूरत हो तब हमें वित्त प्राप्ति हो जाए। अतः व्यावसायिक वित्त से संबंध उस मुद्रा से है जब आवश्यकता पर वह उपलब्ध हो सके और पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके साथ देखिए भाई, अतएव व्यावसायिक वित्त से आशय व्यावसायिक क्रियाओं के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने और उपयोग से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय वित्त एक व्यापक शब्द है जिसमें कई प्रकार से चीजें सम्मिलित की जाती हैं। आवश्यक पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। जब भी वित्तीय प्रबंध किया जाता है वित्तीय प्रबंधक के द्वारा, तो इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी व्यावसायिक फर्म में कितनी ज्यादा या कितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है या वित्त की जरूरत है। ठीक है, इसका अनुमान लगाने से ही वित्तीय प्रबंध स्टार्ट होता है। उसके बाद यह देखा जाता है कि पूंजी को उपलब्ध कराया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के स्रोतों से पूंजी को उपलब्ध कराया जाता है। पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग करना भी शामिल होता है व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत। यानी अगर वित्तीय प्रबंधन करना है किसी फर्म में, तो पहले यह पता लगाया जाता है कि टोटल कुल पूंजी आवश्यकता कितनी है। ठीक है, उसके बाद यह देखा जाता है कि इन पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से वित्त उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद यह भी देखा जाता है कि निवेश संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं पर्याप्त तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये जो वित्त प्राप्त हुए हैं इनको निवेश किया जाए। ठीक, तो पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग करना भी शामिल होता है। तो आवश्यक पूंजी की मात्रा व्यावसायिक इकाई के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति पर पूंजी की मात्रा निर्भर करती है। यदि कोई बड़ा आकार का व्यवसाय होगा तो उसकी पूंजी की आवश्यकताएं भी ज्यादा होंगी। बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा होगा या विक्रय हो रहा होगा तो पूंजी भी ज्यादा लगेगी। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा व्यवसाय है जो कि छोटे पैमाने पर या छोटे आकार का है तो उसमें पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी। इसी प्रकार से यदि कोई निर्माण उद्योग है, बड़े प्रकार का उद्योग है जिसमें बहुत ज्यादा उत्पादन कार्य भी हो रहा है, तो ऐसे में पूंजी की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। यदि कोई छोटा व्यापार है, एकल व्यापार है, तो इसमें पूंजी की आवश्यकता जो होगी वो भी कम होगी। यानी प्रकृति के आधार पर और व्यवसाय के आकार के आधार पर पूंजी की आवश्यकता जो होती है वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो पूंजी की मात्रा आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी पूंजी किसी व्यवसाय में उपलब्ध हो जानी चाहिए, अर्थात ना तो वह अधिक ही हो और ना ही वो बहुत ही कम हो, अपितु पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा वित्तीय प्रबंध होना चाहिए, ऐसा व्यावसायिक वित्त का स्रोत से प्रबंधन होना चाहिए जब आवश्यकता के अनुरूप पूंजी उपलब्ध हो जाए। तो अगर हम बात करें व्यावसायिक वित्त की या बिजनेस में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज किए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो व्यावसायिक वित्त की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। गुथमैन तथा डूगल ने क्या परिभाषा दी है? व्यावसायिक वित्त का संबंध ऐसी गतिविधियों से है जो प्रयुक्त कोषों के नियोजन, एकत्रीकरण, नियंत्रण एवं प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। यानी व्यावसायिक वित्त में सिर्फ वित्त का प्रबंधन ही नहीं आता है, बल्कि यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि किस प्रकार से वित्त प्राप्त किया जाए, उसका प्रॉपर नियोजन किया जाता है, वित्त के विभिन्न प्रकार के स्रोतों का मूल्यांकन किया जाता है, फिर जो वित्त प्राप्त हो गया है उसका प्रॉपर यानी अनुकूल निवेश किया जाता है, उपयोग किया जाता है,
और जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन लाभ का किस प्रकार से लाभांश के रूप में वितरण किया जाए, ये सभी जो निर्णय हैं यानी नियंत्रण संबंधी, नियोजन संबंधी, आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी निर्णय व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत लिए जाते हैं। हस्बैंड एवं डोकरे के अनुसार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को एक सूत्र में बांधने और उन्हें सुगमता से संचालित करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह व्यावसायिक वित्त है, वह बिजनेस फाइनेंस है। यानी व्यवसाय को चलाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, शुरू करने के लिए, कार्यशील और स्थायी पूंजी का प्रबंधन करने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसे व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। अतः कंक्लूजन क्या दे सकते हैं भाई, व्यावसायिक वित्त एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कई सारी चीजें की जाती हैं। यह बताती है कि व्यावसायिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार धन जुटाया जाए और किन किन मदों पर उसे व्यय किया जाए ताकि सीमित वित्तीय साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। तो व्यावसायिक वित्त प्रबंधन के बारे में यहाँ अच्छे से बता दिया गया है कि व्यावसायिक वित्त प्रबंधन की अगर हम बात करें तो यहां पर व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का पता लगाना, व्यावसायिक वित्त का पहले तो अनुमान लगाया जाता है, वित्त की आवश्यकता का अनुमान। उसके बाद व्यावसायिक वित्त प्रबंधन में व्यावसायिक वित्त को जुटाना, अर्थात व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का पता लगाना। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक वित्त का निवेश करना, शामिल होता है। ठीक है, इसे कहते हैं व्यावसायिक वित्त प्रबंधन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति कैसी होती है, यानी इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसका महत्व क्या है। वित्त व्यवसाय के लिए जीवन रक्त है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि जिस प्रकार से हमारे लिए ब्लड का काम है या हमारे लिए, मनुष्य के लिए ब्लड महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार एक व्यवसाय के लिए जो रक्त का कार्य कर रहा है वह क्या है, वह है व्यावसायिक वित्त या वित्त। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बिना व्यवसाय का जीवन ही संभव नहीं है। वित्त का सरल भाषा में अगर हम अर्थ करें, सरल भाषा में अर्थ पूंजी की अवस्था में होता है। इसके बिना ना तो कोई व्यापार उद्यम ही प्रारंभ हो सकता है और ना ही उसे सफलतापूर्वक चलाया भी जा सकता है। ठीक है, अतः वित्त को यदि हम व्यवसाय उद्योग की सफलता की कुंजी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संक्षेप में वित्त के महत्व को यहाँ पर हम इस प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहला जो महत्व होता है वो होता है यह व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक है। भाई, कुछ पूंजी से, कुछ वित्त से ही तो व्यवसाय का प्रारंभ होगा। यदि वित्त नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी तो व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते हैं। अतः सबसे पहला महत्व तो यही हो गया कि व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की व्यवस्था के समय किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि चाहिए, भवन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, खरीदना है ये सारी सामान, तो तथा अन्य प्रारंभिक जो भी व्यय करने होते हैं उसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के अभाव में व्यवसाय की स्थापना के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखो बेटा,
दूसरा जो महत्व होता है, यह व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी है। शुरू तो हो गया व्यवसाय, अब व्यवसाय चलेगा कैसे? चलने का मतलब है कि रोजमर्रा के खर्चे होते हैं भाई। अगर उत्पादन संबंधी व्यवसाय है तो फिर रॉ मटेरियल को परचेज करना होगा, क्रय करना होगा, मजदूरों का भुगतान करना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, किराया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे रोज रोज के खर्चे हो जाते हैं, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। जैसे कि भाई वेतन देना है, मजदूरी देनी है, इनका भुगतान करना है, भाड़े का भुगतान करना है ना, इन सब कार्यों के लिए वित्त की जरूरत महसूस होती है। अतः व्यवसाय को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भी वित्त की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो महत्व की बात कर रहे हैं, यह व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। कैसे भाई? व्यवसाय में अनेक बार लाभ के अवसर आते हैं। पर्याप्त वित्त होने पर ही इन अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे अधिक मात्रा में माल क्रय करने पर छूट मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ अवसर, हमेशा व्यापार में कुछ कुछ अवसर और चुनौतियां आती रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि बल्क में यानी इकट्ठा में यदि रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ परचेज किया जाता है तो फिर जो सप्लायर होते हैं, आपूर्तिकर्ता होते हैं, वो कुछ डिस्काउंट देते हैं, कुछ छूट देते हैं। लेकिन इकट्ठे में माल को क्रय करने के लिए वित्त भी ज्यादा चाहिए। अतः यदि वित्त नहीं होगा ज्यादा तो इकट्ठे में माल क्रय भी नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे फिर व्यावसायिक अवसर का फायदा भी नहीं उठ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो महत्व की अगर हम बात करें तो यह व्यवसाय के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए जरूरी होता है। नया ब्रांच खोलना हो गया, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना हो गया, या उत्पाद की नई किस्म का प्रयोग करना हो गया, उत्पादन करना हो गया। ठीक है, या फिर नया प्लांट स्टेब्लिश या लॉन्च करना हो गया। इन सब के लिए क्या चाहिए, यानी अगर हम व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं बिजनेसमैन, तो उनको ज्यादा मात्रा में वित्त की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो विस्तार करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए भी वित्त की जरूरत होती है। यह साख बढ़ाने के लिए आवश्यक है। साख का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। साख का मतलब क्या होता है? उधार क्षमता। एक व्यवसाय की उधार क्षमता अधिक कैसे हो सकती है? यदि उसके पास पर्याप्त वित्त हो तो वो क्या करेगा, जो भी उधार उसने लिया है उसका समय पर ब्याज का भुगतान करेगा। ठीक है, और जब ब्याज का भुगतान समय पर हो जाएगा तो फिर जो ऋणदाता लोग हैं वह यह आश्वस्त हो जाते हैं कि जो व्यवसाय है वो अच्छा खासा वित्त प्रबंध कर रहा है और हमें टाइम पर ब्याज दे रहा है। इस प्रकार से मार्केट में यानी बाजार में उस प्रकार के व्यवसाय की जो साख होती है वो अच्छी हो जाती है। साख का मतलब हो गया फिर से उधार क्षमता उनकी अच्छी हो जाती है, और ऋणदाता, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वित्तीय संस्थाएं हो, आसानी से इस प्रकार के व्यवसाय को लोन दे देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस व्यवसाय का वित्त अच्छा है, समय पर वो ब्याज दे देंगे और देते आए हैं। तो वित्त द्वारा तुरंत भुगतान करके व्यवसाय की साख को बढ़ाया जा सकता है। जिन व्यवसायों की साख अच्छी होती है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से ऋण भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वित्त का जो महत्व है वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, कि वित्त का महत्व क्यों इतना ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें व्यवसाय को जो वित्त है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं व्यवसाय की, मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, और कुछ अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं वह आवश्यकताएं होती हैं जो कि स्थायी संपत्ति में निवेश संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, और ऐसा वित्त जो कि लंबे समय तक व्यवसाय में बना रहे उसे दीर्घकालीन वित्त बोलते हैं, जिसे वापस करना के लिए बाध्यता ना हो। कम से कम 10 सालों तक इस प्रकार का वित्त जो हो वो व्यवसाय में बना रहे, उसे वापस न करना पड़े। तो इस प्रकार के वित्त को हम लोग दीर्घकालीन वित्त कहते हैं। मध्यकालीन वित्त वह होता है जिसका की वापस करने की जो अवधि होती है वह 1 से 10 साल के बीच में वापस कर देना होता है। ठीक है, और जो अल्पकालीन ऋण होते हैं या अल्पकालीन जो वित्त होते हैं उनको
1 साल के अंदर ही उनका भुगतान करना होता है। अतः कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त की जरूरत होती है। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं क्या होती हैं? प्रायः जब व्यवसाय को 10 वर्ष से अधिक के लिए वित्त की जरूरत होती है तो फिर इसे दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं कहा जाता है। दीर्घकालीन वित्त का प्रयोग किस किस लिए किया जाता है? भूमि को क्रय करने के लिए, भवन को क्रय करने के लिए, हैवी मशीन्स को क्रय करने के लिए किया जाता है। यानी स्थायी संपत्ति निवेश करने के लिए, स्थायी संपत्ति निवेश या क्रय करने के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएं क्या होती हैं व्यवसाय की। व्यवसाय को जब 1 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के वित्त आवश्यकता को मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताएं कहते हैं। मध्यकालीन वित्त का प्रयोग क्यों किया जाता है? मशीनों को के प्रतिस्थापन के लिए, मशीनों को रिप्लेस करने के लिए, किसी शोध एवं विकास कार्य करने के लिए, या बड़े पैमाने पर यदि कोई विज्ञापन देना है तो उसके लिए ज्यादा मात्रा में पैसे की जरूरत महसूस की जाएगी। इसके बाद अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं भी व्यवसाय की होती हैं, जैसे मजदूरी का भुगतान करना, भाड़े का भुगतान करना, किराया का भुगतान करना, करों का भुगतान करना, ब्याज का भुगतान करना, है ना, प्रीमियम का भुगतान करना। ये सब क्या है? ये सब रोजमर्रा के या कह सकते हैं कि दैनिक आधार पर या मासिक आधार के भुगतान होते हैं। तो व्यवसाय की 1 वर्ष तक की वित्तीय आवश्यकताओं को अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं कहते हैं। समय के आधार पर विभक्त की गई व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में 3 प्रकार की वित्तीय आवश्यकताएं देखने को मिल रही हैं, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। ठीक है, तो समय के आधार पर जब हमने देखा कि वित्तीय आवश्यकताएं 3 प्रकार की हो रही हैं, दीर्घ, मध्य और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं, तो उसी के आधार पर वित्त के स्रोतों को भी विभक्त किया गया है। दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालीन वित्त के स्रोत की आवश्यकता होगी। इसमें समता अंश, यानी जिसे हम सामान्य अंश भी कहते हैं, ठीक है, सामान्य अंश, इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, उसको निर्गमित करके या इशू करके एक कंपनी अपनी दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। या पूर्वाधिकार अंश, जिसे प्रेफरेंस शेयर्स भी कहा जाता है, ऋण पत्र यानी डिबेंचर, लाभों का पुनर्विनियोजन जिसे रिटेन्ड अर्निंग भी कहा जाता है या प्रतिधारित आय भी कहा जाता है, यह भी दीर्घकालीन वित्त का स्रोत होता है। और कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। मध्यकालीन वित्त के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? यही ऋण पत्र, यदि 10 वर्ष के बाद से पहले ही भुगतान कर दिया जाए ऋण पत्रों का तो ये मध्यकालीन ऋण पत्र हो जाएंगे। पूर्वाधिकार अंश भी यदि इनका भुगतान एक समय के बाद कर दिया जाए तो इस प्रकार के मध्यकालीन ऋण के स्रोत हो जाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, जन निक्षेप जिसे कहते हैं, और वाणिज्यिक बैंक जो उधार देते हैं उन्हें भी मध्यकालीन वित्त के स्रोतों में रखा जा सकता है। अल्पकालीन वित्त के स्रोत में व्यापारिक बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, जो कि बहुत सारे 1 साल के लिए वित्त देते हैं, जिसमें अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट आता है, कैश क्रेडिट आता है, नगद साख आता है, अल्पकालीन ऋण आते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये करते हैं, यानी प्राप्य बिलों को ये भुनाने का कार्य भी करते हैं, व्यापारिक साख देते हैं, और अंतः कंपनी जमाएं होती हैं जो कि 1 साल के अंदर ही एक कंपनी दूसरे कंपनी से प्राप्त करती है लोन के रूप में। तो ये सब क्या है? यह सब वित्त के स्रोत होते हैं जो कि कह सकते हैं कि हमने विभिन्न प्रकार के मध्यकालीन, दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्त के स्रोतों को यहाँ पर क्लासिफाई किया है। एक एक करके हम यहाँ पर सभी जो वित्त के स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समता अंश की, जिसे सामान्य अंश भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, समता अंश जिसे इक्विटी शेयर्स कहा जाता है,
और इक्विटी शेयर्स से कैसे वित्त का प्रबंध किया जाता है। इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? तो आप देखो कि समता अंश जो होते हैं वह एक प्रकार से वित्त का स्रोत होते हैं, दीर्घकालीन वित्त का स्रोत होते हैं। एक कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है यानी जारी करती है, और जो लोग इक्विटी शेयर्स क्रय करते हैं वह समता अंशधारी कहलाते हैं। जब यह क्रय करते हैं तो व्यवसाय या कंपनी में ये कुछ पैसा लगा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और अंशधारी बन जा रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वही किसी कंपनी के रियल ओनर यानी वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं, और इनको वो अपने मताधिकार करने का अधिकार होता है कंपनी में, ये अपनी इनके पास वोटिंग राइट भी होती है। तो समता अंश या साधारण अंश या सामान्य अंश कंपनी के उन अंशों को कहते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, ठीक है, पूर्वाधिकार अंश नहीं है, और इनको ऐसे अंशों पर लाभांश कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश देने के पश्चात ही मिलता है। भाई इसका कुछ और भी बहुत सारे इनके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं समता अंशधारियों के। ठीक, समता अंशधारी को जो लाभांश दिया जाता है, कंपनी अपने लाभों में से एक निश्चित प्रतिशत जो है वो लाभांश का पूर्वाधिकार अंशधारियों को देती है, और जो बचा हुआ लाभ का प्रतिशत होता है, यदि वो ज्यादा है या कम है, जितना भी है वह फिर समता अंशधारियों में विभक्त या बांटा जाता है। तो फिर लाभांश इन्हें क्या कब मिलता है? जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश एक निश्चित दर से दे दिया जाता है, उसके बाद बचे हुए लाभों में से इनको लाभांश दिया जाता है। यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के पश्चात कोई लाभ नहीं बचता है तो ऐसे अंशधारियों को लाभांश की दर विभाजन योग्य लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष संचालकों द्वारा निश्चित की जाती है। इसी प्रकार कंपनी के समापन की दशा में इनकी पूंजी पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी के भुगतान के पश्चात ही दी जाती है। तो बेटा यहां पर देखो, अगर हम बात करें समता अंशधारियों की, तो इन्हें लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश के बाद दिया जाता है। ठीक है, तो लाभांश वितरण में इन्हें पहले प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसी के साथ साथ पूंजी का भुगतान पूंजी भुगतान इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद किया जाता है। के बाद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो लाभांश वितरण के समय इन्हें प्राथमिकता नहीं मिली है, और दूसरा पूंजी का भुगतान यानी कंपनी को जब बंद किया जा रहा होता है तो उस वक्त कंपनी की संपत्ति को बेच करके जो भी राशि आती है उसमें सबसे पहले तो लोन को अदा किया जाता है यानी ऋण का भुगतान किया जाता है, उसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी को वापस किया जाता है, और बाद में जो बचा हुआ संपत्ति का मूल्य होता है उसमें से जो समता अंशधारी होते हैं उनके पूंजी का भुगतान किया जाता है। तो फिर भाई क्या समता अंश खरीदना सही है? क्या समता अंशधारी बनना फिर जरूरी है? तो समता अंशधारी बनकर क्या लाभ मिलेगा? तो भाई बहुत सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि वास्तविक स्वामी तो समता अंशधारी ही लोग होते हैं। तो समता अंशधारियों को बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त होते हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं यदि कंपनी ज्यादा लाभ अर्जित कर रही है
तो सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं को होता है। तो समता अंशों के लाभ क्या है? समता अंश संपत्ति पर बिना किसी प्रतिभूति अथवा चार्ज के जारी किए जा सकते हैं। यदि कंपनी की दृष्टि से देखें बेटा, तो समता अंश निर्गमित करके कंपनी जो पूंजी एकत्रित करती है, उसके लिए कंपनी को किसी भी प्रकार का अपने संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई भी संपत्ति के प्रभार के रूप में गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, समता अंशधारियों को गिरवी रखकर नहीं देनी पड़ती है। ठीक, तो बिना किसी प्रभार के पूंजी एकत्रित कर सकती है कंपनी समता अंशों को जारी करके। समता अंश पूंजी की राशि कंपनी के जीवन में नहीं लौटाई जा सकती है या लौटाई जाती है। यह भी एक फायदा है, क्योंकि भाई एक प्रकार से दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है समता अंश। समता अंशधारियों की पूंजी की वापसी कब होती है? जब कंपनी का समापन किया जाता है, यानी जब कंपनी बंद की जाती है, उस दशा में ही समता अंशधारी जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उनके पूंजी की वापसी तभी होती है जब कंपनी को बंद किया जाता है। तो कंपनी को लाभांश के भुगतान के लिए कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि यदि मान लो किसी वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं होता है, तो उस वर्ष समता अंशधारियों को लाभांश देने की बाध्यता कंपनी पर नहीं रहती है। ठीक है, लाभांश तभी दिया जाता है जब कंपनी पर्याप्त लाभ अर्जित कर रही है। कंपनी को ऋण के भुगतान के लिए किसी प्रकार का दायित्व नहीं होता है, क्योंकि अंशधारी पुनर्भुगतान के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, अंशधारी जो है वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें उनकी पूंजी वापस कर दीजिए या उनका जो भी वित्त है उनको वापस कर दीजिए। तो इस प्रकार का दबाव जो है वो कंपनी पर नहीं होता है। पर्याप्त समता पूंजी वाला कंपनी को ऋणदाता संतुष्ट होकर ऋण भी प्रदान करते हैं। जिस कंपनी के पास पर्याप्त समता अंश हैं, वह कंपनी जो है वो आसानी से ऋण भी प्राप्त कर सकती है। यानी ऋणदाता जो हैं, क्रेडिटर्स जो कंपनी के होते हैं, वो आसानी से एक कंपनी को ऋण भी देते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कुछ दोष भी होते हैं, डीमेरिट्स भी हैं। क्या डीमेरिट्स हैं भाई? समता अंशों का अधिक निर्गमन अति पूंजीकरण का कारण बन जाता है। कभी क्या क्या होता है कि यदि जरूरत से ज्यादा समता अंश निर्गमित कर दिए जाते हैं तो एक कंपनी की जो पूंजी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर कंपनी क्या कर सकती है कि अपने पूंजी ढांचे में जब चाहे तब परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि समता अंशधारियों की जो पूंजी होती है वो वापस नहीं की जाती है कंपनी के जीवन काल में। तो अति पूंजीकरण की स्थिति हो सकती है यदि समता अंशों पर ही निर्भरता ज्यादा हो किसी कंपनी की। तो समता अंश पूंजी का निर्गमन सट्टेबाजी को भी प्रोत्साहित करता है भाई। कैसे? कोई कंपनी ने इशू कर दिया अपना इक्विटी शेयर, साधारण अंश, ठीक है, कैपिटल मार्केट में। फिर क्या होता है, जब अंशधारी इसे क्रय करते हैं तो फिर वो कंपनी से तो अपनी पूंजी नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंशधारी भी होते हैं जो सिर्फ इसीलिए क्रय करते हैं कंपनी में, अपनी पैसा लगाते हैं कि वह कंपनी के अंशों को एक समय के बाद बेच देंगे। जब उन्हें लगेगा कि कैपिटल मार्केट में तेजी है और अंशों का मूल्य बढ़ रहा है, तब वो क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो सट्टा बाजारी, यानी वो सट्टा लगाते हैं एक प्रकार से, वो एक तरह से रिस्क लेते हैं कि ये शेयर खरीद रहे हैं, अभी इतने मूल्य पे खरीद रहे हैं और 2 साल 1 साल बाद या ये 5-6 महीने बाद इसका मूल्य बढ़ेगा और इस पर हम बेच करके लाभ कमाएंगे। तो इस प्रकार का जो सट्टा होता है वो उसको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करती है समता अंश, जो कि सही भी नहीं है, क्योंकि ये रिस्की होते हैं। क्या सोच करके खरीदा गया था कि भाई मूल्य बढ़ेगा तो बेच दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मूल्य ना बढ़े और घट जाए, तो फिर लॉस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। समता अंशधारियों के द्वारा छल कपट किया जा सकता है, एवं यदि कंपनी केवल समता अंशों का निर्गमन करती है तो वह अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन समता पर व्यापार के लाभ का अवसर खो देती है। सिर्फ और सिर्फ यदि समता अंश का ही निर्गमन किया जाए तो फिर क्या होगा, ज्यादा पूंजी इकट्ठी तो हो जाएगी, लेकिन कंपनी फिर ऋण पूंजी नहीं ले पाएगी, और यदि ऋण पूंजी नहीं ले पाएगी या पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं किया है तो कंपनी के जो रियल ओनर यानी समता अंशधारी हैं उनको ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। इसको भी हम समझेंगे, समता पर व्यापार क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं।
अगर हम बात करें कि ये उपयुक्त कहाँ होती हैं, तो समता अंश निर्गमन कंपनी की अधिकांश स्थायी अथवा दीर्घकालीन पूंजी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन माना गया है। कंपनी की प्रारंभिक पूंजी तो प्रायः इसी स्रोत से प्राप्त की जा सकती है। यही नहीं, स्थायी संपत्तियों का क्रय करना हो गया, जैसे मशीन्स क्रय करना हो गया, भवन क्रय करना हो गया, बिल्डिंग क्रय करना हो गया, उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श वित्त का स्रोत है। या व्यवसाय को कोई मॉडर्नाइजेशन करना है या कोई नया ब्रांच लॉन्च करना है उसके लिए भी, या विस्तार करना है उसके लिए भी समता अंशों को जारी करके वित्त का प्रबंधन करके इस प्रकार की क्रिया की जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हम कुछ बातों को आप लोगों को यहां पर समझाएंगे। समता अंशों को समझने के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं। समता पर व्यापार क्या होता है? समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो देखो, समता अंशधारियों का जो लाभांश होता है, समता अंशधारियों का लाभांश फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लाभांश जो है वह निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जबकि ऋण पत्र पर जो ब्याज दिया जाता है, ऋण पत्र पर ब्याज पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, ये क्या होता है? ये निश्चित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो समता के व्यापार की कल्पना क्या होती है बेटा कि यदि मान लो, यदि किसी वर्ष कंपनी को अधिक लाभ होगा, अधिक लाभ हो, तो यदि कंपनी के पूंजी ढांचे में पर्याप्त संख्या में ऋण पूंजी सम्मिलित है, शामिल है, तो समता अंशधारियों को, जो कि वास्तविक स्वामी हैं, समता अंशधारियों को समता पर व्यापार का लाभ मिलेगा। मिलता है। अब ये क्या होता है? देखो, यहां पर एग्जाम्पल और उदाहरण के माध्यम से समझो समता पर व्यापार को। जैसे मान लो एक कंपनी को एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख का लाभ हुआ। ठीक है, 5 लाख का लाभ हुआ एक वित्तीय वर्ष में। ठीक, जिस पर अंशधार, जहां पर हम बात करें कि समता अंश भी है कंपनी के पूंजी में और ऋण पूंजी भी है, ऋण पत्र भी है, पूर्वाधिकार अंश भी है कंपनी के पूंजी में। तो ऐसे केस में 5 लाख का जो लाभ हो रहा है, अब लाभांश का वितरण भी होगा। पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो लाभांश दिया जा रहा है वह मान लो 20,000 दिया जा रहा है, वो फिक्स है। पूर्वाधिकार
पूर्वाधिकार अंशधारी का लाभांश उस साल कितना वितरित किया गया? 5 लाख का था। यहाँ मान लो टोटल हमने देखा कि, तो थोड़ा सा फिगर बढ़ा देते हैं, 5 लाख। पूर्वाधिकार अंशधारियों का जो लाभांश है वो 1 लाख, मान लीजिए टोटल फिक्स है, 1 लाख रुपया दे दिया गया। इसके अलावा जो ऋण पत्रधारी हैं, डिबेंचर होल्डर, उनका जो ब्याज का अमाउंट आ रहा है वह भी फिक्स है, वह भी स्थिर है, निश्चित है, और वह टोटल आपका मान लीजिए कि करीब 50,000 है। ठीक, 50,000 है। ठीक है, ये कौन है भाई? ऋण पत्रधारी का ब्याज। ठीक, ये भी फिक्स हो गया। कुल मिलाकर के कंपनी को जितना भी उसने ऋण लिया था उसका मान लीजिए कि कुछ बैंकों से भी ऋण लिया था, तो बैंकों का ब्याज भी फिक्स होता है ना। ये भी कुल मिला के 50,000 रुपया फिक्स था ब्याज। कुल मिलाकर अगर इसको हम लोग जोड़ें तो ये टोटल जो स्थायी कह सकते हैं कि स्थायी जो ब्याज देना पड़ रहा है वह लाभों में से कितना हो गया? करीब 2 लाख रुपया हो गया। ठीक, 2 लाख रुपया हम लोगों को देना पड़ रहा है, उस कंपनी को देना पड़ रहा है अपने स्थायी भार के रूप में। ठीक, लाभ में से, यानी अब टोटल कितना बच गया? बचा हुआ लाभ कितना है? बचा हुआ लाभ हो गया 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख हो गया बचा हुआ लाभ, और ये लाभ किसको जाएगा? समता अंशधारियों को जाएगा, समता अंशधारियों के बीच में बटेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि लाभ जो है वो 5 लाख की जगह पर इसी साल 6 लाख हो गया, लाभ का पोर्शन बढ़ गया, 6 लाख हो गया मान लीजिए। ठीक, चलो इसको हम लोग नहीं छूते हैं, इसको हमने 1 लाख कर दिया है। ठीक, और इसको हमने कर दिया, लाभ जो था वो 5 लाख ही था यहाँ पर। अगर मान लीजिए लाभ जो है वो बढ़कर क्या हो गया? 6 लाख हो गया 1 साल में। अब क्या हुआ? लाभ तो 1 लाख बढ़ गया, तो क्या पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश भी बढ़ जाएगा? क्या ऋण पत्रधारियों का ब्याज भी बढ़ जाएगा? क्या बैंकों को दिया जाने वाला जो ब्याज है वो भी बढ़ जाएगा? नहीं, वो स्थिर होगा। यानी वो जो टोटल आया वो 2 लाख ही देना पड़ रहा है, यानी बच कितना गया? 4 लाख बच गया। तो 4 लाख जो हो गया, अब वो क्या हो गया? वह विभक्त होगा किसके बीच में? वो विभक्त होगा भाई समता अंशधारियों में। तो इसी को कहते हैं समता पर व्यापार। यानी किसी वर्ष यदि लाभ अधिक होता है तो समता अंशधारियों को लाभांश की प्राप्ति भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पूंजी के ढांचे में जो ऋण पूंजी है या जो स्थायी भार वाली पूंजी है उसका जो स्थायी भार है वो निश्चित है, वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन समता अंशधारियों का जो लाभ है वो बढ़ जाएगा क्योंकि लाभ ज्यादा हो रहा है। तो इसे कहते हैं समता पर व्यापार, जिसका फायदा समता अंशधारियों को मिलता है उस दशा में जिस दशा में कंपनी यदि किसी वर्ष ज्यादा लाभ अर्जित करती है तो। अब हम बात करेंगे पूर्वाधिकार अंश की। यह भी दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त के स्रोत होते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, प्राथमिकता अंश भी कहते हैं इसको। प्राथमिकता या पूर्व अधिकार, पूर्वाधिकार का मतलब हो गया कि इनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, इनको कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो इनको प्राथमिकता देते हैं समता अंशधारियों के ऊपर। किस प्रकार से प्राथमिकता देते हैं? जब लाभांश का वितरण हो रहा होता है तो लाभांश का वितरण इनको एक फिक्स रेट पर स्थायी दर से दिया जाता है। साथ ही साथ इनका लाभांश जो होता है वो समता अंशधारियों के लाभांश से पहले अदा किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो पूर्वाधिकार अधिकार इनको प्राप्त है वह यह है कि जब कंपनी का समापन किया जाता है तब ऋण पूंजी को देने के पश्चात प्राथमिकता पर, प्रेफरेंस पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को की पूंजी की वापसी की जाती है।
और उसके बाद सबसे अंत में समता अंशधारियों की पूंजी की वापसी की जाती है। अतः समता अंशधारियों के ऊपर इन्हें दो प्राथमिकता मिलती है, एक तो लाभांश वितरण के समय और दूसरा पूंजी की वापसी के समय। पूर्वाधिकार अंशों से आशय ऐसे अंशों से है जिसके ग्रहणकर्ताओं को अन्य अंशों के ग्रहणकर्ताओं की अपेक्षा दो पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। प्रथम, ऐसे अंशों के धारकों को एक निश्चित दर से अंतर नियमों में निर्धारित लाभांश पहले ही दिया जाता है, यानी समता अंशधारियों से पहले लाभांश वितरित इनको किया जाता है निश्चित दर से। तथा द्वितीय प्राथमिकता या अधिकार जो है, यदि कंपनी समापन में जाती है या बंद होती है तो ऐसे अंशों के धारकों को बाहरी दायित्वों के भुगतान करने के पश्चात, यानी ऋण पूंजी के ब्याज और इस सब पूंजी की वापसी करने के पश्चात पूंजी भी पहले वापस कर दी जाती है, यानी समता अंशधारियों की पूंजी की वापसी से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापस की जाती है। तो यह दो इनको अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें कि पूर्वाधिकार अंशों के गुण क्या है कंपनी के लिए, तो यदि कंपनी को पर्याप्त लाभ है तो इन्हें पूर्व निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, यानी इनका जो लाभांश का दर है वह फिक्स होता है, निश्चित होता है। कंपनी पर भार नहीं होता है कि इनको ज्यादा लाभांश देना ही देना पड़ेगा यदि कंपनी ज्यादा लाभ अर्जित कर रही है तो, ठीक, ऐसा कोई भार इन पर नहीं है, इनका लाभांश फिक्स है। इन्हें कंपनी के प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है जिससे इनके हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों। बेटा ऐसे तो सामान्य तौर पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कुछ दशाओं में जहां पर इनका हित प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा होता है, ऐसे निर्णय में ये अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मत का अधिकार किसको होता है? समता अंशधारियों को होता है। कंपनी के समापन की दशा में यदि कंपनी को बंद किया जा रहा है, उस दशा में इन्हें समता अंशधारियों से पहले लाभांश मिलता है और पूंजी प्राप्त होती है। इनके निर्गमन पर कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, चाहे वो समता अंश हो चाहे वो पूर्वाधिकार अंश हो, कंपनी को किसी भी प्रकार की संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है। बिना गिरवी रखे ही कंपनी पूंजी का प्रबंध कर लेती है। शोध पूर्वाधिकार अंशों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं वो कंपनी को स्थायी पूंजी देते हैं। ठीक है, जिसका कंपनी को अपने जीवन काल में शोधन नहीं करना पड़ता है। शोधन का मतलब हो गया वापस नहीं करना पड़ता है। सिर्फ एक प्रकार होता है पूर्वाधिकार अंश का, जिसे हम लोग शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इस दशा में कंपनी अपने जीवन काल में ही कुछ निश्चित वर्षों के पश्चात इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी को वापस कर देती है। लेकिन बाकी जितने भी प्रकार है पूर्वाधिकार अंशधारियों के, उनकी पूंजी की वापसी तभी होती है जब कंपनी को बंद किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों के क्या बेटा अंशों के क्या अवगुण है या सीमाएं हैं? तो पूर्वाधिकार अंशों पर कंपनी को एक निश्चित दर से लाभांश देना ही देना पड़ता है, यानी एक बाध्यता हो जाती है। इस तरह यह कंपनी पर एक स्थायी भार होते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है, अतः इनका प्रबंध लेने का कोई अधिकार नहीं होता, प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं ये। यदि इन्हें किसी वर्ष लाभांश नहीं मिले तो यह वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि इन्हें लाभांश नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश कंपनी के वितरण योग्य लाभ का हिस्सा माने जाते हैं, अतः कर से लाभ नहीं मिलता है, ये व्यय नहीं माने जाते हैं, इसीलिए कंपनी को इस लाभांश पर आयकर देना पड़ता है। यानी जो भी लाभांश कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को दे रही है वह कंपनी का व्यय नहीं माना जाता है, और कंपनी को जो भी लाभांश ये दे रही है उस पर आयकर का भुगतान करना पड़ता है। उपयुक्तता यानी ये कहाँ सुटेबल होते हैं? तो पूर्वाधिकार अंश कंपनी के लिए दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन वित्त का स्रोत होते हैं।
ठीक है, जब कंपनी को लंबे समय के लिए या कुछ ज्यादा समय के लिए वित्त की जरूरत हो तो वो पूर्वाधिकार अंश जारी कर सकते हैं। यह साधन उस समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है जबकि कंपनी न तो समता अंश निर्मित कर सकती है और न ही ऋण लेना चाहती है, तब वो पूर्वाधिकार अंश जारी कर सकती है। कंपनी की पूंजी संरचना में उचित मिलान रखने पर इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि कहीं न कहीं समता पर व्यापार का लाभ भी यह देते हैं। अब हम बात करेंगे कि पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, वह क्या क्या है। तो देखो बेटा, एक होता है संचयी और दूसरा होता है असंचयी पूर्वाधिकार। संचयी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव और असंचयी का मतलब होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं भाई, मान लो किसी साल कंपनी को क्या हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, किसी साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ या पर्याप्त लाभ नहीं हुआ, उस साल पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश वितरित नहीं किया गया। तो जो संचयी पूर्वाधिकार होते हैं वह क्या होता है, जिस साल उनको लाभ नहीं भुगतान किया गया था यानी अगले साल जब लाभांश दिया जाएगा तो पिछले साल का भी लाभांश उनको दे दिया जाता है एक साथ। इसे कहते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी। जैसे मान लीजिए कि 10,000 का लाभांश का भुगतान करना था 2024 में, कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ तो कंपनी ने पूर्वाधिकार अंशधारियों को 10,000 का लाभांश का भुगतान 2024 में नहीं किया। उसके बाद 2025 की बात आई तो 2025 में तो कंपनी को 10,000 देना ही देना है, 2025 वाला लाभांश। उसके अलावा 10,000 जो पिछले वर्ष 2024 में बकाया रह गया था, यानी कुल मिलाकर के कंपनी 20,000 लाभांश अपने अंशधारी को देगी यदि वो संचयी पूर्वाधिकार अंश है। तो ये याद रखिएगा, संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि वह जिस साल, किसी साल यदि उनका कोई बकाया लाभांश है तो अगले साल या आने वाले वर्षों में वह अपने बकाया अंशों के लाभांश को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि असंचयी पूर्वाधिकार ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिसमें यदि किसी चालू वर्ष में कंपनी लाभांश नहीं देती है तो फिर आने वाले वर्षों में उनका जो पुराना बकाया लाभांश है वह नहीं दिया जाता है। तो कंपनी को लाभ न होने पर यदि लाभांश संचय होता रहे और लाभ होने वाले वर्ष में पिछले वर्षों का लाभांश भी दे दिया जाए तो ऐसे अंशों को हम लोग संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत यदि लाभ होने वाले वर्ष में ही लाभांश मिले और हानि वाले वर्षों का लाभांश न दिया जाए तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इसके बाद देखो बेटा, शोध्य एवं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश भी होते हैं। शोध्य का मतलब हो गया कि जिसे कंपनी अपने जीवन काल में जिस अंश के पूंजी का भुगतान करते उस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश जिसे शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहेंगे। ठीक है, यानी कंपनी मान लीजिए कि 10 वर्षों पश्चात 10 वर्षों के बाद पूंजी वापस कर दे रही है, पूंजी का भुगतान कर देती है, भुगतान करती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश को कहा जाएगा शोध्य पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, और मान लीजिए कि कंपनी ऐसे भी अंश होंगे जो कि अशोध्य पूर्वाधिकार अंश होंगे, यानी इसका कंपनी अपने जीवन काल में इन अंशों की पूंजी को वापस नहीं करती है। जब कंपनी का समापन होता है उसी दशा में अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी की वापसी की जाती है। इसके बाद देखिए परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय का मतलब ही हो गया कि इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक निश्चित समय के बाद यदि पूर्वाधिकार अंशधारी चाहे तो वह अपने परिवर्तनीय अंश जो हैं, पूर्वाधिकार अंश हैं, उन्हें समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं और समता अंशधारी बन करके समता अंशधारियों के जो भी अधिकार हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं।
जबकि अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वह अंश होते हैं जिसके जो अंशधारी हैं वह एक निश्चित समय के बाद भी अपने अंशों को समता अंशों में कन्वर्ट या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? यह कंपनी के अधिशेषों या अधिलाभ में से हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं एक निश्चित दर का भुगतान, एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करने के पश्चात भी। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश मिल जाने पर तथा एक निश्चित दर से साधारण अंशों पर लाभांश दिए जाने पर यदि उद्योग में अधिक लाभ या अधिशेष बच रहा है तो इनको अतिरिक्त लाभ में से भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, इसीलिए इसे भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। मान लीजिए कंपनी को 1 लाख का लाभ हो रहा है, जिसमें से 10,000 दे दिया गया किसको? पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश। ठीक है। इसके बाद भी कंपनी के पास कितना बच गया? 90,000 बच गया। अब मान लो कंपनी ने 90,000 में से 70,000 का रुपया जो है वो लाभांश के रूप में वितरित किया है किसको? समता अंशधारियों को। समता अंशधारियों को। अभी भी अधिशेष बचा हुआ है। मान लीजिए अधिशेष कितना बच गया भाई? 20,000 बच गया। अब 20,000 पर एक कंपनी चाहे तो 5,000 फिर से लाभांश के रूप में पूर्वाधिकार अंशधारी जो कि किस प्रकार के हैं? भाग युक्त हैं। भाग युक्त अंशधारी हैं, उनको देती है। तो यहां पर क्या हुआ? अधिशेष में से भी लाभांश का भुगतान किया जा रहा है। तो इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों को क्या कहेंगे? भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश कहेंगे। इसके अलावा होते हैं अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश, जिसको कोई अधिकार नहीं होता है ऐसे अंशधारियों को कि वो कंपनी के अधिशेष में भी हिस्सा ले। यानी एक बार यदि इनको एक निश्चित दर से लाभांश दे दिया गया तो उसके बाद कंपनी इनको आगे कोई भी अधिलाभ में से लाभांश वितरित नहीं करती है। अब यहां पर देखो बेटा, हमने पूर्वाधिकार अंश पढ़े, समता अंश पढ़े, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार पढ़े। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो अंतर का आधार दिया हुआ है। पूर्वाधिकार यानी इनको क्या अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अधिकार के आधार पर या प्राथमिकता के आधार पर अगर हम बात करें तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। इनको लाभांश व कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी में पूर्वाधिकार होता है, इसीलिए इनका नाम ही है पूर्वाधिकार अंश। इनको लाभांश व कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी में कोई पूर्वाधिकार नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, लाभांश की दर की अगर हम बात करें तो पूर्वाधिकार अंशधारियों की जो लाभांश की दर होती है वह निश्चित होती है, वो अंतर नियम में पहले से ही निर्धारित होती है। जबकि समता अंश की बात करें तो इन पर लाभांश की दर जो होती है प्रायः होने वाले लाभों के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। अतः इनके जो लाभांश की दर है वो फिक्स या निश्चित नहीं होती है। इसके बाद देखो भाई, संचालकों की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इनके धारकों को संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है, यानी इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि समता अंशधारियों को संचालकों को नियुक्त करने का अधिकार होता है, क्योंकि इनको मत का अधिकार होता है, वोटिंग राइट होती है, और अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके ही यह संचालक मंडल को नियुक्त करते हैं।
विमोच की बात करें यानी वापसी की बात करें तो इनका विमोचन पूर्णदत्त होने पर निर्गमन की शर्तों के अनुसार किया जा सकता है। यानी इनकी पूंजी की वापसी कब कर सकते हैं, जब जो भी निर्गमन या इशू की शर्त होगी, यानी अगर मान लो कि वो विमोचनी यानी शोध्य पूर्वाधिकार अंश हैं, तब एक निश्चित अवधि के समाप्ति के बाद इनके पूंजी को वापस कर दिया जाएगा। अन्यथा जितने भी पूर्वाधिकार अंश हैं उनकी पूंजी की वापसी कंपनी के समापन पर की जाएगी। इनका विमोचन कंपनी के समापन पर ही होता है बेटा समता अंशधारियों का। जोखिम की अगर हम बात करें, रिस्क किस में है, तो इन्हें क्रय करने में जोखिम कम रहता है। पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं वो कंपनी के लिए कम जोखिम वाले होते हैं। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये हम अंशधारकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थायी दर पर लाभांश की प्राप्ति होती है इन्हें, तो जोखिम कम होता है। जबकि समता अंश जो होते हैं वो अंशधारियों के लिए जोखिम वाले होते हैं। इन्हें खरीदने में जोखिम अधिक रहता है, क्योंकि समता अंशों का मूल्य भी घट बढ़ सकता है और समता अंशों पर जो लाभांश मिलता है उसकी दर भी जो होती है वो फिक्स या निश्चित नहीं होती है। विनियोजन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पूर्वाधिकार अंश प्रायः ऐसे विनियोजकों द्वारा क्रय किए जाते हैं जो नियत दर से आय निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कह सकते हैं जो निश्चित आय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे विनियोजक लोग पूर्वाधिकार अंशों में विनियोग करते हैं या उनमें पैसा लगाते हैं। समता अंश ऐसे अंशधारियों द्वारा खरीदे जाते हैं जो कि कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ कमाना चाहते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। इस प्रकार के अंशधारी क्या करते हैं, समता अंशों में निवेश करते हैं। लाभांश का अधिकार की अगर हम बात करें तो अन्य अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश मिलता है। इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश के वितरण के बाद ही लाभांश प्राप्त होता है समता अंशधारियों को। मत देने का अधिकार की बात करें तो समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों से संबंधित कोई निर्णय की बात आ रही हो तब ये अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है ऋण पत्र क्या होते हैं या डिबेंचर्स क्या होते हैं। साधारणतः कंपनी अपने सीमा नियम के अनुसार ऋण लेने का स्पष्ट अधिकार रखती है। अतः यदि कंपनी अंशों के निर्गमन द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का जुटाने में असमर्थ होती है तो वह ऋण पत्र यानी डिबेंचर का भी निर्गमन करके जनता से ऋण ले सकती है। इस प्रकार ऋण पत्र क्या होते हैं, एक ऐसा लिखित प्रपत्र होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति है और इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील भी अंकित होती है तथा इसमें ऋण की शर्तों के बारे में भी लिखा रहता है। ठीक है, यानी शर्तें कौन कौन सी, ब्याज की दर क्या होगी, ऋण की वापसी कब होगी, प्रतिभूति कौन कौन सी गिरवी रखनी पड़ेंगी कंपनी को इस प्रकार के ऋण को लेने के लिए। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक आते हैं, बॉन्ड आते हैं और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऋण पत्र होते क्या हैं, तो देखो बेटा, ऋण पत्र एक प्रकार की ऋण पूंजी होती है जिसे जारी कंपनी करती है और ऋण पूंजी का प्रबंधन करती है। ऋण पत्र जो लोग खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋण पत्रधारी यानी डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, ऋण पत्रधारी को स्थायी दर से ब्याज की प्राप्ति होती है। क्या ऋण पत्र जो होते हैं वो कंपनी के ओनर पूंजी होते हैं, स्वामी पूंजी होते हैं, तो नहीं, यह कंपनी के लिए ऋण पूंजी होते हैं, यानी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो विनियोगकर्ता मूलधन की सुरक्षा एवं निरंतर आय को अधिक महत्व देते हैं वे ऋण पत्र लेना चाहते हैं या पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास मत का अधिकार भी नहीं होता है। अतः यह वर्तमान अंशधारियों के नियंत्रण को भी कमजोर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ऋण पत्रधारियों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है।
ठीक है। तो वोटिंग राइट ना होने की वजह से यह जो स्वामी लोग हैं, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनके मत के अधिकार को, उनके नियंत्रण के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज को आयकर उद्देश्य के लिए कंपनी के लाभों में से घटाया जाता है बेटा, क्योंकि ऋण पत्र पर जो ब्याज दिया जाता है उसे कंपनी के लिए व्यय माना जाता है, कंपनी का एक्सपेंस होता है। अतः लाभ में से व्यय को घटा करके जो बचा हुआ लाभ होता है उसी में से कर अदा करना पड़ता है। अतः ऋण पत्र जारी करके एक कंपनी करों में भी लाभ प्राप्त कर सकती है। यह वित्तीय लोचशीलता प्रदान करते हैं, यानी कंपनी को यदि अपने वित्तीय ढांचे को, पूंजी के ढांचे को परिवर्तन करना है तो फिर ऋण पत्रधारियों की पूंजी की वापसी करके एक कंपनी अपने पूंजी ढांचे में परिवर्तन ला सकती है। अतः यह लोचशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स के कुछ सीमाएं भी होती हैं। ऋण पत्रधारी यद्यपि कंपनी में पूंजी लगाते हैं परंतु इसकी उपयोग पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी ये पूंजी कहां जा रही है इस पर कोई नियंत्रण ऋण पत्रधारी का नहीं होता है। अतः उनकी पूंजी का गलत उपयोग भी किया जा सकता है। एक कंपनी यदि अपनी संपत्ति को जमानत के रूप में रखने की इच्छुक नहीं है तो उसे ऋण पत्र निर्गमित करके वित्त जुटाने में कठिनाई भी हो सकती है, क्योंकि जो सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं उसको इशू करके कंपनी को ऋण पूंजी का प्रबंधन करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे में क्या करना पड़ता है कि बंधक के रूप में अपनी संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है ऋण पत्रधारियों को। अतः वह कंपनी जो अपनी संपत्ति को गिरवी नहीं रखना चाहती है वह ऋण पत्र जारी करके पूंजी एकत्रित नहीं कर पाएगी या उसको मुश्किल होगी। यदि कंपनी कभी वित्तीय संकट में फंस जाए तो उसके लिए ऋण पत्र निर्गमन करना कठिन होता है, क्योंकि यह ऋण पूंजी है और ऐसी कंपनी जो पहले से ही लोन में है उसको फिर से दोबारा लोन कौन देगा, है ना। तो कंपनी को हानि होने पर भी प्रत्येक वर्ष इस पर ब्याज देना पड़ता ही पड़ता है। ये स्थायी भार डालती हैं कंपनी पर, क्योंकि कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी को नहीं, ऋण पत्रधारी को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी इस साल कितना लाभ कमा रही है, क्योंकि हर साल एक निश्चित दर से ब्याज तो कंपनी को ऋण पत्रधारियों को देना ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे ऋण पत्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा। तो ये देखो, विमोचनशील ऋण पत्र। विमोचनशील ऋण पत्र को हम लोग शोधनीय ऋण पत्र भी बोलते हैं, शोधनीय ऋण पत्र भी बोलते हैं। यदि ऐसा ऋण पत्र जिसे कंपनी अपने जीवन काल में वापस कर दे जिसकी पूंजी को, ठीक है, तो उस प्रकार के ऋण पत्र को विमोचनशील या शोधनीय ऋण पत्र बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा अविमोचनशील या अशोधनीय ऋण पत्र वह होते हैं जिसे कंपनी अपने जीवन काल में वापस नहीं करती है जिसकी पूंजी को। कब वापस करती है? जब कंपनी समाप्त हो रही होती है या जब कंपनी का समापन हो रहा होता है, उसी दशा में। बंधक युक्त ऋण पत्र क्या होते हैं? बंधक युक्त ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं जिसे सुरक्षित ऋण पत्र भी बोलते हैं। इस ऋण पत्र को जारी करके कंपनी को पूंजी का प्रबंध करने के लिए ऋण पत्रधारियों को संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है, यानी ऋण पत्रधारियों को कंपनी को अपनी संपत्ति को उनको देना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, तब जाकर के ऋण पूंजी का प्रबंध हो पाता है। तो ऐसे ऋण पत्र जिनका निर्गमन करते समय कुछ संपत्तियों को जमानत के रूप में रखा जाता है कंपनी के द्वारा, बंधक युक्त ऋण पत्र कहलाते हैं। ये एक प्रकार से सुरक्षा देते हैं ऋण पत्रधारी को कि यदि कंपनी उनके ऋण पूंजी को वापस नहीं कर पाई तो वह बंधक रखी हुई संपत्ति को बेच करके अपनी पूंजी की प्राप्ति कर सकते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं जिसे एक निश्चित समय सीमा के पश्चात ऋण पत्रधारी चाहे तो समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों धारियों के पास यह अधिकार नहीं होता है कि एक निश्चित समय सीमा के पश्चात वो अपने ऋण पत्र को समता अंश में परिवर्तित कर सके। यह अधिकार उनको प्राप्त नहीं होता है यदि वो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र हैं तो।
साधारण अथवा नग्न ऋण पत्र क्या होते हैं? यह ऋण पत्र वह होते हैं जो कि बंधक युक्त ऋण पत्र नहीं होते हैं। यानी इस ऋण पत्र को जारी करके या निर्गमित करके कंपनी यदि पूंजी प्राप्त करती है तो कंपनी को किसी भी प्रकार का संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसे साधारण ऋण पत्र कहा जाता है। तो अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। अंश क्या है? अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग होते हैं और अंश जो होते हैं वो स्वामी पूंजी का भाग होते हैं। स्वामी पूंजी में समता अंश तो पूरी तरह से स्वामी पूंजी कहलाते हैं, ठीक है। जबकि ऋण पत्र जो होते हैं वो प्राप्त ऋण की स्वीकृति पत्र होते हैं कि ऋण प्राप्त हो रहा है, अतः ये ऋण पूंजी का भाग होते हैं, ऋण पूंजी होती है। दूसरा अंतर अगर हम देखें तो अंशों पर अंशधारी को लाभ में से लाभांश दिया जाता है, जबकि ऋण पत्रों पर ऋण पत्रधारी को ब्याज दिया जाता है, लाभांश की प्राप्ति नहीं होती है। अंशधारी कंपनी का स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं या सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी को हानि होने पर अंश पत्रधारियों को लाभांश उस वर्ष नहीं दिया जाता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को ब्याज हमेशा एक फिक्स रेट पर दिया ही दिया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो। अंशों के निर्गमन का आधार कोई प्रतिभूति नहीं होती है, यानी कंपनी को किसी भी प्रकार की अपनी किसी भी प्रतिभूति को गिरवी नहीं रखना पड़ता है अंशों को निर्गमित कर पूंजी को एकत्रित करने के लिए। जबकि ऋण पत्रों को प्रतिभूति के आधार पर निर्गमित किया जाता है, यानी ऋण पत्रों को जारी करने पर कुछ न कुछ कंपनी अपनी संपत्तियों को भी कहीं ना कहीं गिरवी रखती है, तब जाकर के पूंजी का प्रबंधन करती है। अंश पत्रधारी को कंपनी की साधारण सभा में मत देने का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। साधारण अंशों पर दिया जाने वाला जो लाभांश है वो घटता बढ़ता रहता है बेटा। यदि कंपनी को ज्यादा लाभ होगा तो लाभांश भी उन्हें ज्यादा मिलता है, जबकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वो एक निश्चित होता है, उसकी रेट फिक्स होती है। अंश पत्रधारियों को कंपनी पर नियंत्रण करने का अधिकार होता है क्योंकि वो वोटिंग राइट रखते हैं, जबकि ऋण पत्रधारियों को कंपनी पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम लोगों को कुछ और पॉइंट्स भी देखने होंगे। ऋण या वित्त के कुछ और स्रोत भी होते हैं, जिसमें प्रतिधारित आय, ये जो प्रतिधारित आय होती है ना, जिसे हम लोग रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, ये कंपनी के क्या होती हैं? आंतरिक वित्त का स्रोत होती हैं, आंतरिक वित्त का स्रोत है, ठीक है। कंपनी के लाभों को संचय कर इसका निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे आंतरिक स्रोत भी कहा जा रहा है। इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, ये जो होते हैं, यदि कंपनी को बाजार में या कह सकते हैं कैपिटल मार्केट में यदि कंपनी के अंश या ऋण पत्र आसानी से नहीं बिक पा रहे और कंपनी को पूंजी का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो यदि कंपनी को पूंजी की प्राप्ति अन्य स्रोतों से नहीं हो पाती है, तो
वित्त का यह स्रोत, वित्त का यह स्रोत वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कंपनी पर किसी भी प्रकार, कंपनी पर किसी भी तरह का स्थायी भार, स्थायी भार उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है। कंपनी को कुछ भी वापस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंपनी के लाभों में से ही बनाया जा रहा है, तो दीर्घकालीन वित्त स्रोत है। अनिश्चितकालीन समय या मंदी में की समय में, मंदी व अनिश्चितताओं में सर्वाधिक उपयुक्त है। कंपनी का विस्तार करना हो, विस्तार या विकास में, विस्तार एवं विकास का के लिए योगदान करता है। के योगदान में सहायक। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रतिधारित आय है वह वित्त का एक ऐसा स्रोत है जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत होता है। ये कंपनी का आंतरिक वित्त का स्रोत होता है, जिसे कंपनी अपने लाभों में से ही पुनर्विनियोग करके प्राप्त करती है या संचित करके प्राप्त करती है। अतः इसे संचित आय भी कहा जाता है और पुनर्विनियोग आय भी कहा जाता है। कंपनी को इस प्रकार की वित्त की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भार उत्पन्न नहीं होता है, ना तो ही उसे ब्याज देना पड़ रहा है कहीं और ना ही लाभांश वितरित करना पड़ रहा है। यह पूंजी का सबसे कह सकते हैं कि निश्चितकालीन स्रोत होता है, और कंपनी यदि मंदी की या अनिश्चितताओं की स्थिति में है तो भी यह बहुत ही सुरक्षित वित्त का स्रोत होता है, जो कंपनी के अंदर ही संचित किया जाता है। लाभों को लाभांश के रूप में वितरित ना करके कंपनी इसे संचय करती है, और संचय करके इसे प्रतिधारित आय के रूप में तब प्रयोग करती है जब कंपनी को इसकी आवश्यकता होती है विस्तार या विकास करने के लिए, या अनिश्चितता की कोई भी संभावना आ जाती है उसमें वित्त का प्रबंध करने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, कुछ अल्पकालीन वित्त के स्रोत भी होते हैं। जिसमें कि आपका आता है व्यापारिक साख, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। जब एक फर्म दूसरे फर्म को उधार में कच्चा माल या कोई सामान जो देती है तो इसे एक प्रकार का व्यापारिक साख कहा जाता है। जब वो उधार में सामान या संसाधन या रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ देती है तो फिर कुछ समय के लिए वित्त जो होता है वो नहीं देना पड़ता है या पैसा खर्च नहीं हो पाता है। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की अवधि हो सकती है व्यापारिक साख की। ठीक है। तो व्यापारिक साख क्या होता है? एक फर्म के द्वारा दूसरे फर्म को उधार में संसाधन प्रदान करना।
जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की होती है, यानी 1 वर्ष से पहले ही भुगतान कर दिया जाता है ऐसे उधार के सामानों का, उधार क्रय का। ठीक है, इसके बदले में कुछ ना कुछ कमीशन के रूप में या कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता है दूसरी फर्म को, जो कि ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से संसाधन प्राप्त कर रही है। तो यह अल्पकालीन वित्त का स्रोत होता है। इसके अलावा कुछ वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जिसे कहते हैं, वह भी अल्पकालीन वित्त प्रदान करते हैं जो कि 1 वर्ष की अवधि से कम का होता है। ठीक है, इसके अलावा वित्त के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, इसमें जो मुख्यतः आप लोगों को पढ़ना है वो है जीडीआर और एडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स। जीडीआर क्या होता है इसको समझो। यदि मान लो, समझ लो कि कोई भारतीय कंपनी है जिसे कि विदेशी पूंजी चाहिए होती है, और ऐसी भारतीय कंपनी है जो कई देशों में व्यापार कर रही है और उसे विदेशी पूंजी की आवश्यकता भी है, तो वह क्या कर सकती है, किसी जिस भी देश की विदेशी पूंजी उसे चाहिए, किसी विदेशी बैंक में, बैंक के द्वारा अकाउंट ओपन, डिपॉजिटरी अकाउंट जिसे कहते हैं, वह ओपन करेगी। ठीक है, खोलती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, उसके बाद विदेशी पूंजी बाजार में जीडीआर, जो कि एक प्रतिभूति हो जाएगा, जीडीआर की लिस्टिंग की सूचीयन कराती है। ठीक है, और फिर क्या होता है भाई, जो जीडीआर धारक होते हैं, जीडीआर क्रय करने वाले, जीडीआर क्रय करते हैं कुछ व्यक्ति जो विदेशी निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं जो विदेशी पूंजी दे रहे होते हैं जीडीआर क्रय करके किसी कंपनी को। अतः इस प्रकार से यह क्रियाएं करती है एक कंपनी जो कि किसी विदेशी देश से या किसी विदेशी पूंजी को एकत्रित करना चाहती है, विदेशी पूंजी का प्रबंध करना चाहती है, वह जीडीआर इशू करती है। और यह कैसे इशू करती है, विदेशी बैंक के द्वारा डिपॉजिटरी अकाउंट खोल करके, जहां पर उसका जीडीआर जो है, उसका जितना भी अमाउंट या पैसा आएगा वो जमा होगा। ठीक है, विदेशी पूंजी बाजार में सूचीयन कराना भी अनिवार्य होता है जीडीआर का। जीडीआर एक प्रकार से बिल्कुल अंशों की तरह ही एक प्रतिभूति होती है। जीडीआर धारकों को वोटिंग राइट नहीं होता है बेटा, जीडीआर धारक को मत अधिकार नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जीडीआर धारकों को क्या मिलता है, जीडीआर धारकों को निश्चित दर से धारकों को लाभांश की प्राप्ति होती है, लाभांश की
प्राप्ति होती है। कुछ केसेस में यदि जीडीआर धारक चाहें तो एक निश्चित समय के बाद अपने जीडीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं अंशों में, ठीक है, वह भी होता है। अब क्या है भाई, अब एक और चीज आती है कि यहां पर एडीआर क्या होते हैं। तो यदि मान लीजिए कि एडीआर बिल्कुल जीडीआर जैसे ही होते हैं, बस अंतर क्या होता है, यदि अमेरिकन पूंजी चाहिए, ठीक है, किसी कंपनी को यदि अमेरिकन पूंजी चाहिए तो उसे क्या करना होगा, उसे अमेरिकन बैंक में, डिपॉजिटरी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट में अपने एडीआर की लिस्टिंग करवानी होगी और फिर अमेरिकन जो भी सिटीजन्स होंगे या जो अमेरिका में रहने वाले जो निवासी हैं वह अमेरिकन पूंजी लगाएंगे और खरीदेंगे एडीआर को। तो इस प्रकार से एडीआर जो होता है वो अमेरिकन सिटीजन्स को, अमेरिकन निवासी को, अमेरिकन पूंजी को एकत्रित करने के लिए जारी किया जाता है और जारी करने का जो एक कह सकते हैं शर्त होती है वह यह होती है कि अमेरिकन कैपिटल मार्केट में एडीआर की लिस्टिंग करवाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यह था वित्त के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, यानी वित्त का जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कह सकते हैं विदेशी पूंजी की यदि प्राप्ति करनी है तो एडीआर और जीडीआर के माध्यम से की जा सकती है। तो यहां पर हम लोगों ने मुख्य सभी पॉइंट, सभी वित्त के स्रोतों को कवर किया है जो कि आपके सिलेबस में है और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था वित्त के स्रोत, और वित्त के स्रोत कह सकते हैं कि वित्त जिस प्रकार से जरूरी है वैसे यह भी जरूरी है कि वित्त का कौन सा स्रोत का चुनाव करना है वह वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर नियत किया जाता है, चुना जाता है। अतः यह भी देखा जाता है जिसकी लागत कम हो और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उस वित्त के स्रोत का चयन एक व्यापारिक संस्था करती है। अतः यह था आप लोगों का वित्त के स्रोत चैप्टर।